सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ वही क्या राजा हरिश्चंद्र हो चुके हैं? वही उन्होंने वही से खाली सच्चाई बोलने का काम करते हैं, बाकी दुनिया जो है वो सारी झूठ बोल रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग एक दूसरे की मदद करने से बच रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री पूरी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन भरपूर है, कमी है तो लेने वालों की। वहीं हम आज बात करेंगे लखनऊ में सामाजिक कार्यकर्ता अजरा मुबीन से, जो बताएंगी कि लखनऊ के हालात क्या थे। अजरा मुबीन के बारे में बताऊं तो अजरा मुबीन लगातार शवों का अंतिम संस्कार करती रही हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अजरा मुबीन, जिनसे हम बात करेंगे लखनऊ के बारे में, हालात लखनऊ के बारे में। काफ़ी मुश्किलों के बाद हम लोग लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजरा जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, महामारी के इस दौर में जब लोग अपनों की लाशें लेते हुए डर रहे थे, ऐसे समय में आप लोगों का अंतिम संस्कार कर रही थी, कभी डर नहीं लगा कि घर में बच्चे हैं, उन्हें कुछ हो जाएगा? आप बिना रुके लोगों की लगातार सेवा कर रही थी। हाँ, ये जो हालात थे उस टाइम, जो अप्रैल में जो एक पीक स्टेज थी, तो वो तो वाकई बहुत ही मतलब खतरनाक, बहुत ही भयावह मंजर था उस वक्त कि लोग अपनों के करीब भी आना नहीं पसंद कर रहे थे कि अगर कोई कोविड से इन्फेक्टेड था तो। ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में जब कोविड से डेथ होती थी लोगों की, तो उसमें क्या होता था, बाकी लोग जैसे वो भी इन्फेक्टेड हुए हैं तो क्वारंटीन हो जाते थे, आइसोलेट हो जाते थे, और उनकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, तो उस सूरत हाल में उनके यहाँ जो डेथ होती थी कोविड से, तो उस कंडीशन में कोई डेड बॉडी को उठाने वाला नहीं होता था। ऐसी मतलब सूरत हाल इतनी दर्दनाक मंजर ही सामने आता था कि लोग परेशान रहते थे कि हमारे यहाँ डेड बॉडी पड़ी रह जा रही है और हम लोग आइसोलेट हैं, कैसे इनका क्रिमेशन कराया जाए या तदफीन हो। तो उस सूरत हाल में हमने एक इनिशिएटिव लिया और फौरन ही उसको क्रिमेशन वगैरह करने का काम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती हैं, लेकिन आप अंतिम संस्कार करने शमशान घाट में जाती थी, तो क्या क्या मुश्किलें आती थी आपको, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जो ये कहा जाता है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, कब्रिस्तान नहीं जानी, बिल्कुल सही है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डेड बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा और वो ऐसे ही पड़ी रह जाए, तो उसमें किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ करके इस काम को मैंने अंजाम दिया, क्योंकि डेड बॉडी, कहते हैं ना कि जिस तरीके से जब कोई हालात जैसे बनता है उसको वैसे ही फेस करना चाहिए। अब अगर मैं ये सोचती कि नहीं, मुझे तो नहीं जाना चाहिए शमशान घाट, तो इसका मतलब ये था कि वो डेड बॉडी पड़ी रह जाती। हो सकता है और कोई हिम्मत ना कर पाता। कोई ऐसा किस्सा कोविड के इस दौर में जो आपको हमेशा याद रहे, कभी ना भूलें आप? हाँ, बेशक मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट आए हैं, काफ़ी हमने ज़मीनी उस पर काम किया, लोगों को हॉस्पिटल मुहैया कराया, बेड दिलवाने की कोशिश की, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर वगैरह जितने भी जो मेरे पास मदद के लिए कॉल आती थी मैं करती थी। उसी दौरान मेरे पास एक कॉल आई रायबरेली रोड से, तो मैसेज आता है कि आप इनकी मदद करिए और देखिए आप इस तरीके का नेक काम कर रही हैं, उस फैमिली को आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, मेरा रमज़ान चल रहा था और वो रोज़ा खोलने का वक्त था, तो मैंने रोज़ा खोलने के जस्ट बाद नमाज पढ़ी और उसके बाद मैंने उस नंबर पे कॉल किया। मुसलसल मैं कॉल करती रही तो वो नंबर नहीं रिसीव हो रहा था। बड़ी मुश्किल से 7-8 बार के बाद वो फिर मेरे पास जिस बंदे का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि आप इनकी मदद करें, तो मैंने उनको कॉल किया कि भाई एक नंबर तो नहीं उठ रहा है, तो मैं कैसे इनकी मदद कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा फिर कोई दिक्कत, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से और कोशिश करती रहूँगी। फिर मैं मुसलसल कंटिन्यू उनको कॉल करती रही और फिर वो फ़ोन बड़ी मुश्किल से एक मरतबा लगता है मेरा, उधर से एक बंदे की आवाज़ आती है। मैंने पूछा कि भई आपका एक मैसेज आया आपकी तरफ से और आपको जिस तरीके की भी हेल्प चाहिए हो मैं तैयार हूँ, बताएँ, आप परेशान नहीं हो। तब वो रो रहे थे और वो रोता हुआ बोला कि मैं जिसके लिए मदद चाह रहा था वो मेरी माँ थी और मेरी माँ की डेथ हो चुकी है। विदिन 30 मिनट्स के टाइमिंग में उनकी मदर की डेथ हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई कि अगर इनका फ़ोन उठ गया होता तो शायद मैं कुछ हेल्प कर देती। फिर मैं वो रोता रहा और वो 20-22 साल का लड़का था, बेतहाशा रो रहा था, बहुत टूट चुका था, रूम में अपनी मदर को लिए मतलब डेड बॉडी के साथ था। छोटी बहन थी उसकी। मैंने पूछा फैमिली में और कौन-कौन है? तो उसने बोला कि मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है और मेरी माँ एक्सपायर हो गई। दूसरे रूम में मेरे पापा सीवियर कंडीशन में हैं, वो भी कोविड इन्फेक्टेड हैं। तो मैंने कहा और उनको मुझे कल हॉस्पिटलाइज़ करवाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको पूरी कोशिश करूँगी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की और किसी भी तरीके की मुझे मेरे लायक कोई ज़रूरत होती तो मैं 24 घंटे कॉल पर हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपके पास पहुँचती हूँ, क्रिमेशन वगैरह जैसे भी होगा मैं करवाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊँगा जैसा होगा।
वो बंदा बहुत रो रहा था, मैं पूरी सिंपैथी उसके साथ ही। मैंने कहा कि क्या तुम्हें भी, उसकी एक्चुअली सांसें उखड़ सी रही थी, तो मुझे लगा ये भी इन्फेक्टेड होगा। मैंने पूछा क्या आपको भी इन्फेक्शन हो गया, तो उसने बोला नहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुछ खाया नहीं हूँ सुबह से, कल 2 दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ। और ये कह के रोता रहा और कहा अब तो मेरी माँ भी चली गई है, मुझे कौन कहेगा खाने के लिए। ये कहता हुआ बुरी तरीके से वो रो रहा था। मैंने कहा ठीक है बेटा, देखो मम्मी तो चली गई है लेकिन उनकी शरीर गई है, उनकी आत्मा नहीं गई है, और वो इस कंडीशन में तुम्हें देख के कुछ भी असहाय है, कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनकी रूह जरूर परेशान हो रही होगी। लिहाजा तुम मेरे कहने पे अपनी माँ के लिए, कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो ये ना देखे कि मेरे बाद मेरा बच्चा इस तरीके से तड़प रहा है, बहन को समझाओ और तुम पहले कुछ खा के पहले पानी पी लो। तो बहुत समझा, उसने कहा ठीक है मैं पानी पी लेता हूँ। लेकिन बहुत बुरी तरीके से रोता, कि उसकी आज भी मेरे कान में उसकी आवाज गूंजती है। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने कहा जैसे भी मदद की जरूरत होती मुझे कॉल करना। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी कॉल नहीं है, मैं दूसरे क्रीमेशन में बिजी हो गई। फिर इस तरीके से और इंजेक्शंस हॉस्पिटल में लोगों को मतलब दिलाना, बेड्स दिलाना, मैं इसमें इतनी ज्यादा बिजी हो गई। फिर मुझे ये लगा कि अगर उसे जरूरत होती तो वो मुझे कॉल जरूर करता, हो सकता है उसकी फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह आ गए हों। मेरे जहन में ये चीज आ गया। और उसके बाद भी मेरे बहुत टेंशन थी, तो जब मैं फिर कॉल कर रही हूँ तो उस नंबर पे कॉल रिंग हो रही है बट कोई रिसीव नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे एक जैसे जुनून सा उलझे, 5-6 रोज पहले मेरी बात हुई, तो मैंने उसे बोला कि बेटा 5-6 रोज पहले अमन श्रीवास्तव से मेरी बात हुई थी इस कंडीशन में, और पापा कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं बाकी लोग। तो वो बोली कि ठीक है, आपकी भैया से बात हुई होगी उस दिन रात में, हाँ आपकी कॉल आई थी। और लेकिन उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और उसके नेक्स्ट मेरा जो भैया था जिससे आपकी बात हुई थी वो भी एक्सपायर हो गया। उसके नेक्स्ट मेरी ग्रैंड मदर दादी थी, वो भी एक्सपायर हो गई। वो शॉक्ड होके एक्सपायर हो गई, अपने बेटे, बहू और पोते के सदमे में आके। तो मैं बहुत टूट गई थी, और आज भी मैं इसको जब भी बयान करती हूँ मुझे बहुत तकलीफ, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वो बंदा किस तरीके से, मेरी बात हुई और उसके यहाँ फिर कोई नहीं था। मैंने कहा बेटा तुम अब किसके साथ हो, घर में कौन है। तो उसने, भाई अब माँ बाप भाई तो सभी खत्म हो गए। तो उसने बोली कि मेरा बड़ा भाई है, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसे इन्फेक्शन नहीं है कोविड का, बट उसका लीवर वगैरह डैमेज है, उससे ब्लड और ब्लीडिंग बहुत हो रही है मुंह से और नाक से, और वो भी सीवियर कंडीशन में है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम अभी किसके पास, तो उसने बोला मेरे फादर के कजन ब्रदर है, मैं उनके यहाँ आ गई हूँ, वो मुझे अपने यहाँ लेके आ गए। तो ये सारी सूरतें हाल थी कि मतलब उनके यहाँ तो कोई संभालने वाला, अब वो लड़की अगर जिंदा भी है तो किस तरीके से वो डिप्रेशन में रहेगी, क्या होगा। फिर मैंने बीच में बात किया कि क्या कंडीशन, तो उसने ये बोला कि हाँ भैया हॉस्पिटल से आ चुके हैं, मेरे बड़े वाले भाई, लेकिन वो भी बहुत शॉक्ड, सब लोग मतलब सब कुछ उनका तहस नहस हो चुका है। तो ये जो सिचुएशन, ऐसे तो बहुत सारे दर्दनाक मंजर मैंने जमीन पर देखा, करीब से लोगों को मरते हुए देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं उस पेशेंट के लिए, और उधर फैमिली का जो भी अटेंडेंट है वो जा रहा है मुश्किल से 10-20 कदम आगे बढ़ता है ऑक्सीजन के लिए, इधर घर वाले जो पेशेंट है वो उसकी डेथ हो जाती है, तड़प तड़प के लोग मर जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये सारी कंडीशंस मेरे सामने बहुत हुई, लेकिन जो ये मंजर मेरे सामने आई इसने मुझे एकदम हिला के रख दिया, कि आज भी अगर मैं याद करती हूँ इस चीज को तो मेरे कान में अमन की आवाज गूंजती है। हालांकि मैं कभी अमन से मैंने बात नहीं की, कभी मैं अमन को जानती नहीं थी, लेकिन आज भी जब सोचती हूँ तो मेरा मतलब कलेजा एकदम फट जाता है कि कैसे हुआ होगा, वो बच्चा किस तरीके से रो रहा था, बुरी तरीके से। वो 20-22 साल का लड़का लग रहा था कि जस्ट लाइक 6 years old, 6 साल के बच्चे की तरीके से रो रहा था, और आज तो खैर सब खत्म ही हो गया। तो ये वाकया बहुत ही मेरे लिए दर्दनाक रहा। आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी, कमी थी तो लेने वालों की थी। इस पर आप क्या कहेंगे? तो अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो मौत किस कॉज से हुई, वो कॉज बताए, रीजन बताए कि आखिर किस वजह से हुई ना, इसको बताएं। और ये कह देने से ये नहीं हो जाता है कि नहीं ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो लोग लाइनों में क्यों लगे हुए थे, हॉस्पिटल क्यों बोल रहा था कि मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्यों उन्होंने अपना नोटिस चस्पा करके बाहर हॉस्पिटल्स ने लगा रखा था कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन की खत्म हो चुकी है, मेरे पास अगर 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन नहीं आता तो हम पेशेंट्स को बाहर निकाल देंगे। सारे झूठ बोल रहे हैं। एक हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ वही क्या राजा हरिश्चंद्र हो चुके हैं?
वही उन्होंने वही खाली सच्चाई बोलने का काम करते हैं, बाकी दुनिया जो है वो सारी झूठ बोल रही है। उनको दर्द होता जब उनके पास भी अपना परिवार होता, जब उनको अपने खोने का दर्द होता तब शायद एहसास होता, लेकिन वो तो बिल्कुल ही, उनका तो आगे पीछे कोई है नहीं तो उनको उसको दर्द होगा कैसे। लखनऊ अभी भी कोविड के जाल से बाहर नहीं निकला है, तो ऐसे में आप लखनऊ के लिए अभी भी क्या मदद कर रही हैं? देखिए बहुत बदतर सूरत हाल है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि खतरा हम पर से टल चुका है। खतरा हमारे पास जैसे कि तैसे ही टला है, और कहीं से भी कोई गवर्नमेंट की अभी भी थर्ड स्ट्रेन आनी बाकी है। गवर्नमेंट कोई भी तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रही है, उसको सिर्फ अपना चुनाव दिख रहा है, उनको अपने मंत्रिमंडल का रद्दो बदल नजर आ रहा है, और पब्लिक इसी तरीके से मर रही है। कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, अगर ये टेस्टिंग करें तो आज भी कोविड के पेशेंट्स के आंकड़े कहीं और जाएंगे, लेकिन कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, कहीं कोई सही से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, और ना ही इनकी तरफ से कोई अवेयरनेस फैलाई जा रही है ग्रामीणांचल में कि वहां के लोगों को अवेयर किया जाए, मास्क के लिए किया जाए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए अवेयर किया जाए। कोई किसी तरीके की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहूंगी, आप गवर्नमेंट सरकार के भरोसे मत बैठे। अगर आप सरकार के भरोसे बैठते रहेंगे तो जिस तरीके से लोगों की जानें गई हैं, लोगों ने अपनों को खोया है, एक एक घर से 4-4 लाशें हुई हैं, लगाएं, सैनिटाइज करें, कोशिश करें कि भीड़ में खुद न जाएं, बहुत ही जरूरी हो तभी वो बाहर निकले, अदरवाइज बिल्कुल जाने की हिम्मत ना करें। और इसको हल्के में ना लें कि ये कोविड कुछ नहीं है। कोविड एक महामारी है, हमेशा महामारी आती रहती है, 100 साल 101 साल पर वही चीज है कि आ चुकी है महामारी, लेकिन एहतियात करना हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है। हम गवर्नमेंट के खाली भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी करने वाली नहीं है, करेंगे हम और आप ही। कोविड से लोग मरे, अब क्या हो रहा है, मोस्टली देखने को मिल रहा है लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके घर में खाने की कमी, अपने परिवार को चला नहीं पा रहे हैं, उनमें वो अब अक्षमता नजर आ रही है कि हम परिवार को कैसे कैसे इतना बड़ा लंबा चलाए, लॉकडाउन चला, सब कुछ चला, लेकिन अब उनके पास खाने को नहीं है। लोग इस तरीके से परेशान है, हॉस्पिटल्स जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अटेंडेंट्स जो है वो भूख, पानी, हर चीज बंद है, उनको पानी तक मुहैया नहीं होता, वो भूखे होते हैं। जो लोग, जो भी समाज सेवी संस्थाएं बाहर निकल के आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, लोग इस तरीके से खाना लेते हैं, अच्छी अच्छी फैमिली के लोग खाना लेते हैं, तो ये लगता है कि कितनी मतलब बुरे हालात हैं इस लखनऊ के। जी, जैसा आपने कहा, लखनऊ अभी भी कोविड के जाल से नहीं निकला है, अभी भी लोगों के हालात बद से बदतर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नावेद जी। ये थी हमारे साथ लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता अजरा मुबीन, जिन्होंने बताया कि लखनऊ अभी भी कोविड के जाल में है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। अजरा मुबीन रोड पर रही है, उन्होंने लगातार लोगों की मदद की है। वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री कोई हरिश्चंद्र नहीं है, मुख्यमंत्री झूठे हैं, इन्हें पता चलेगा जब चुनाव आएगा। बात सही भी है, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और हमारे देश के मुख्यमंत्री को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आत्मचिंतन करना था। उस समय में सरकार आत्म मंथन कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया।